2000 साल पहले जब रोमन एम्पायर समस्त संसार का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन रहा था, जब उत्तर भारत में मौर्यन एम्पायर के महाराज अशोक बुद्धिज्म को दुनिया के हर हिस्से में ले जा रहे थे, तभी भारतीय प्रायद्वीप में एक ऐसे अद्भुत शहर का जन्म हुआ जो उस समय शायद समस्त भारत का सबसे महत्वपूर्ण ट्रेडिंग हब था। और आज ये शहर पूरी तरह से गायब हो चुका है। ये कहानी है लॉस्ट सिटी ऑफ मुजिरिस की। मुजिरिस जाने से पहले मैं पहुंचा कोची एक स्पेशल सरप्राइज ट्रीट के लिए। सुप्रभात। तो हमारे पहले दिन की शुरुआत हो गई है। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट प्लेस एंड देन वील एक्सप्लोर सम हेरिटेज पार्ट ऑफ केरला। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कलरीपेट्टू से, जो एक बहुत ही ज्यादा पुरानी मार्शल आर्ट है केरला से। Kalari means a school. Whatever we learning in Kerala traditionally, music, art, dance, anything steady place. Traditionally we call for the Kalari. Fight means fighting. So full form of the Kalari fight, school of fighting. हमने कलरीपेट्टू का डेमोन्स्ट्रेशन देखा फोर्ट कोची के कथकली आर्ट सेंटर में। नेक्स्ट मैं आपको ले चलता हूँ चित्तूर कोट्टरम, एक कथकली परफॉर्मेंस देखने के लिए। माना जाता है कि इसकी शुरुआत हुई 16वीं शताब्दी से, जब रेडियो या सिनेमा नहीं थे और लोगों को एंटरटेन करने के लिए कोई और साधन नहीं होता था। ट्रेडिशनली कथकली पुरुष ही परफॉर्म करते हैं और इसमें ज्यादातर रामायण और महाभारत की कहानियों को दिखाया जाता है। लोग अभी रेडी हो रहे हैं, परफॉर्मर्स जो है परफॉर्म करने वाले हैं। कांट वेट टू शो यू गाइस। फाइनली अब समय है सबसे ज्यादा मजेदार परफॉर्मेंस का, ओटान थुलाल। केरला की कुछ आर्ट एक्सप्लोरेशंस तो हो गई। अब मैं आपको ले चलता हूँ लॉस्ट सिटी ऑफ मुजिरिस की खोज में। जून के महीने में मॉनसून की शुरुआत इंडिया में होती है केरला से। मॉनसून हमारी इस कहानी का एक अभिन्न अंग है और अगर मॉनसून ना होता तो शायद मुजिरिस भी ना होता। इसीलिए मैं भी पहुंच गया इस बारिश के मौसम में इस प्राचीन शहर की खोज में। मॉनसून को जरूर याद रखिएगा। विल कम बैक टू दिस लेटर। सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको मेरे इस टेम्पररी घर में, जहाँ मैं रुका इस कहानी को एक्सप्लोर करने के लिए। मेरा मुजिरिस फैसिनेशन शुरू हुआ जब रश्मि ने मुजिरिस के बारे में बताया। रश्मि कौन? वेल, रश्मि इज द ओनर ऑफ क्रैंगनौर। आफ्टर दिस आई वाज हुक्ड। मैंने बहुत सारा समय बिताया ऑनलाइन रिसर्च में, बहुत कुछ सीखा भी, पर ये बात पक्की थी, अगर मैं मुजिरिस को अच्छे से समझना चाहता हूँ तो डॉक्टर चेरियन से जरूर मिलना होगा। डॉक्टर चेरियन वही हैं जिन्होंने इस एरिया में बहुत से एक्सकेवेशंस किए और शायद उनके पास ही मेरे सारे सवालों के जवाब थे। मैंने अपना जुगाड़ यूज कर उनका नंबर ढूंढ निकाला और फिर निकल पड़ा उनसे मिलने। I would like to introduce myself as a Homo sapien because the circumstances, the context in which, I had some sensibility, inkling towards history. मैं गया तो केवल इतिहास सीखने था, पर डॉक्टर चेरियन से ह्यूमैनिटी के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। उन्होंने मुझसे बहुत सारी नॉलेज शेयर की और फ्रैंकली ये वीडियो उनके बिना नहीं बन सकता था।
तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। मुजिरिस की कहानी के 5 मुख्य किरदार हैं, रोमन्स, चेराज, काली मिर्च, मॉनसून और पेरियार नदी। बात कुछ ईसा से 300 साल पहले की है, जब पहली बार मुजिरिस एक ट्रेडिंग पोर्ट बना। इसी समय के आसपास रोमन एम्पायर भी एक्सपैंड कर रहा था और केरला के शासक थे चेराज। भारत से काली मिर्च यूरोप ऑलरेडी पहुंच चुकी थी और रोमन्स को ये कुछ ज्यादा ही पसंद थी। ये पेपर को हर व्यंजन में डालते थे, मीठे में भी। स्वाद के अलावा पेपर का एक दूसरा उपयोग भी था, एक फूड प्रिजर्वेटिव की तरह। जैसे जैसे रोमन एम्पायर एक्सपैंड हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस खाना ले जाने में पेपर बहुत काम आया। इसी कारण से मुजिरिस इतना इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बना। रोमन्स यहाँ आते पेपर के साथ आइवरी, बीड्स वगैरह खरीदने और उसके रिटर्न में कई तरह तरह की वाइन्स और लग्जरी गुड्स लाते। इस कहानी का चौथा किरदार मॉनसून इस व्यापार के लिए आवश्यक था। इजिप्ट से रोमन शिप्स निकलते और मॉनसून विंड्स के साथ साथ मुजिरिस पहुंचते करीब 40 दिन में। यहाँ शिप्स अनलोड और फिर से लोड होते और नेक्स्ट मॉनसून साइकिल में हवा पकड़ ये बड़े बड़े जहाज दोबारा रोमन एम्पायर की तरफ निकल जाते। ये अगले कई सैकड़ों सालों तक चलता रहा। हम मुजिरिस के बारे में इतना जानते हैं क्योंकि मुजिरिस का उल्लेख कई भारतीय और विदेशी मैन्युस्क्रिप्ट्स में भी मिलता है, जैसे संगम लिटरेचर, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी और नेचुरल हिस्ट्री बाय प्लेनी। एक और बहुत फेमस डॉक्यूमेंट है मुजिरिस पेपायरस, जो एक ट्रेड एग्रीमेंट है रोम और मुजिरिस के ट्रेडर्स के बीच में। मुजिरिस के अलावा पश्चिमी कोस्ट में और भी कई प्रख्यात पोर्ट सिटीज थी जो रोमन्स के साथ व्यापार करती, और आज ये सभी भी लॉस्ट सिटीज हैं। चलिए अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ हमारे 5वें और आखिरी किरदार से इस कहानी के, पेरियार नदी। तो सुप्रभात। हम लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे आज उस नदी से, जिस नदी में 2000 साल से भी पहले ट्रेडर्स, मर्चेंट्स आते थे और ट्रिप करते थे। बोट स्टार्ट हो गई है, अभी निकलते हैं आगे की तरफ। पेरियार नदी की शुरुआत होती है वेस्टर्न घाट्स के पेरियार नेशनल पार्क से और फिर ये अरब सागर में मिल जाती है। 244 किलोमीटर लंबी पेरियार केरला की सबसे लंबी नदी है और हम साहित्य से जानते हैं कि मुजिरिस इसी तट पर बसा था। रोमन जहाज काफी बड़े होते और ये समुद्र पर ही रुक जाते। उसके बाद छोटी छोटी नौकाओं से इसका सामान मुजिरिस तक ले जाया जाता, जो नदी के तट पर था। इसी कारण से नदी भी इस ट्रेड का अभिन्न अंग थी। शायद आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं इन ट्रिप्स के लिए इतना एक्साइटेड क्यों होता हूँ। आर्कियोलॉजी तो पास्ट की बात है ना, आज इसकी रेलेवेंस ही क्या है। पर फ्रैंकली मेरे लिए अपनी रूट्स को ढूंढने जैसा है। जितना ज्यादा मैं एक्सप्लोर करता हूँ उतना ही ज्यादा मुझे पता चलता है हमारे देश की ग्रेटनेस के बारे में। इंडिया की ग्रेटनेस के बारे में मैं अक्सर किताबों में पढ़ सकता हूँ या लोगों से सुन सकता हूँ, पर इसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने का मजा कुछ और ही है और शायद इसीलिए ये जर्नीज में जिंदगी भर करता रहूं। मुजिरिस की कहानी केवल रोमन्स के साथ ट्रेड करने तक ही सीमित नहीं है। ये कहानी केरला में चेरा डायनेस्टी की है। चोलास, चेराज और पांड्याज तमिलगम रीजन के 3 मुख्य डायनेस्टीज थे। इस काल को संगम एरा भी कहते हैं क्योंकि इस समय बहुत सा संगम साहित्य लिखा गया। कई संगम कविताओं में मुजिरिस का उल्लेख भी मिलता है। रोमन्स के बाद भी क्षेत्र में दुनिया भर से लोग आते रहे। यहाँ यहूदी आए, क्रिश्चियंस आए, मुस्लिम्स आए और सभी को यहाँ अपना नया घर मिला। अगर आप केरला का इतिहास देखते हैं तो यहाँ पे सेकुलरिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट फैब्रिक ऑफ लाइफ हमेशा से ही रहा है। जो मेरे पीछे ये एक सिनेगॉग है और ये बहुत ही पुराना सिनेगॉग है। कुछ लोग मानते हैं ये ओल्डेस्ट सिनेगॉग ऑफ केरला भी है। तो माना जाता है ये 14वीं-15वीं शताब्दी में बनाया गया था यहाँ पे, जब जूस काफ़ी प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे थे अलग अलग दुनिया के हिस्सों में। सो वो भागकर इंडिया में आए और उनको यहाँ पे बहुत सारे राइट्स दिए गए। इनफैक्ट ये पूरा विलेज जूइश विलेज था और ये उनका मेन प्लेस ऑफ वर्शिप था। अभी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक भी जू नहीं है। जितने भी जूस थे वो इजराइल के फॉर्मेशन के बाद शिफ्ट हो गए वहाँ पर, तो यहाँ भी एक भी जूइश फैमिली नहीं है। तो ये फंक्शनल सिनेगॉग नहीं है, बट इट्स वेल मेंटेन्ड। ये अभी एक लेगेसी फ्रॉम द पास्ट है। अभी जब पूरी दुनिया आपस में लड़ रही है अलग अलग छोटी छोटी चीज़ों को लेके, कई बार दिस इज़ अ रियली गुड एग्जाम्पल टू लुक एट एंड लर्न फ्रॉम। सब धर्म साथ में कैसे रह सकते हैं खुशी खुशी और अच्छे अच्छे से।
चेरास के बाद केरला में और भी कई नई डायनेस्टीज आईं। 14वीं शताब्दी में पोर्चुगीज आए और फिर डच के साथ लोकल रूलर्स के बहुत अच्छे संबंध थे। चलिए नेक्स्ट मैं आपको यहाँ के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैलेस में ले चलता हूँ, जो पैलेस बहुत क्लोजली लिंक्ड है यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग जो डायनेस्टीज आई थी उनके साथ, और इस पैलेस का नाम है पैलियम पैलेस। तो ये एक्चुअली एक फैमिली को बिलोंग करता था। अगर आप कोरिलेट करना चाहें तो जैसे पेशवास होते थे महाराष्ट्र में, उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर्स जो थे ज़्यादातर इसी फैमिली से आते थे। तो जो किंग ऑफ कोची थे, उनके जो प्राइम मिनिस्टर्स थे, दे वर द एल्डेस्ट सन्स ऑफ दिस फैमिली। इनका राइज टू प्रोमिनेंस तब हुआ जब इन लोगों ने एक्चुअली अलाइन किया डच के साथ पोर्चुगीज़ को यहाँ पे हराने के लिए 17th सेंचुरी में। और उस टाइम पे क्योंकि डच वर सक्सेसफुल, उन्होंने पैलियम फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा उनका जो घर था उसको रेनोवेट किया, बहुत बड़ा घर बनाया, और वही घर अभी पैलियम पैलेस कहते हैं। इस पैलेस का डिज़ाइन भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये मिक्स है केरला स्टाइल और डच स्टाइल का। तो आप यहाँ पे डच स्टाइल के बहुत हाई सीलिंग वाले घर देख सकते हैं। यहाँ पे डच विंडोज़ हैं घरों में, पर अगर आप बाहर से घर को देखेंगे आप तो बहुत सारी सिमिलर टिपिकल केरला घर वाली चीज़ें भी होती हैं। जो पैलियम फैमिली है वो इसलिए भी काफ़ी जानी जाती है क्योंकि वो बहुत सारे मंदिरों को पेट्रोनेज देते थे, पर मंदिरों के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे चर्चेस को भी डोनेशंस दिए। ऐसे ही उन लोगों ने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए मॉस्क्स भी बनवाए। तो काफ़ी एग्लिटेरियन सोसाइटी थी। यहाँ पे सभी धर्मों को रिस्पेक्ट किया जाता था, सभी धर्मों के लिए उनकी प्लेसेस ऑफ वर्शिप को बनाया जाता था और उनको प्रोटेक्ट भी किया जाता था बाय द रॉयल फैमिली एंड बाय देयर मिनिस्टर्स ऑल्सो। 1947 में ब्रिटिश रूल के बाद ये रीजन फिर से आजाद हो गया। आप लोग शायद जरूर सोच रहे होंगे कि अगर मुजिरिस इतना मेजर और वेल डॉक्यूमेंटेड पोर्ट था तो फिर आज है कहाँ? इसे लॉस्ट सिटी ऑफ मुजिरिस क्यों कहते हैं? मुजिरिस और रोम का अटूट रिश्ता था। 3री शताब्दी में जब रोम का पतन हुआ तो उसी के साथ साथ मुजिरिस का डाउनफॉल भी शुरू हुआ। 1431 में यहाँ एक मेजर बाढ़ आई और कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि मुजिरिस उसी में बह गया। समय के साथ मुजिरिस पूरी तरह से गायब हो गया और उसकी यादें भी ऑलमोस्ट गायब हो गईं। बीसवीं शताब्दी में इसे दोबारा खोजने की कोशिश शुरू हुई। पहले लोगों को लगा कि शायद कर्नाटका में बसा मैंगलोर ही मुजिरिस है, पर 2007 में हुई एक्सकवेशन से ये जरूर स्पष्ट हो गया कि मुजिरिस केरला में है। 2018 से 22 तक एक छोटे से गांव पट्टनम में डॉक्टर चेरियन और उनकी टीम ने कई एक्सकवेशंस किए। इस साइट की एक्सकवेशन पे बहुत कुछ मिला। लाखों बीड्स, लकड़ी के नाव के अवशेष, ह्यूमन रिमेन्स, रोमन सिक्के, रोमन निशानियां और बहुत कुछ। डॉक्टर चेरियन ने मुझे भी इनवाइट किया पट्टनम में एक्सकवेशन की लास्ट ट्रेंच को देखने के लिए, जहां से निकले अवशेष अभी भी उसी साइट के पास हैं। Patna happens to be such a huge site where 40 language or cultural groups came 2000 years ago. So this is a global site. This is not for Kerala. This is for India, the entire globe. So 12 seasons of excavation has excavated such a massive kind of material that say the whole Indian subcontinent and beyond. तो खोज अभी चालू है और अभी हम इसके अगले पड़ाव के लिए जा रहे हैं एक्सकवेशन साइट में। मेरे साथ संजू है जो अपनी बाइक में बिठा के मुझे ले जाएगा। वहाँ जाके कुछ नया देखते हैं, कुछ नया सीखते हैं। दिस इज एन एडवेंचर। पट्टनम आज एक छोटा सा सोता हुआ सा गांव है और इसे मुजिरिस की तरह देखने के लिए काफी इमेजिनेशन चाहिए। ये इमेजिनेशन थी डॉक्टर चेरियन और उनकी टीम के पास। अगर आपको पता नहीं है कि ऐसे आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस कैसे किए जाते हैं तो मैं आपको बहुत छोटा सा ओवरव्यू सा रिकैप दे देता हूँ। बेसिकली सबसे पहले आप एरिया आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ आपको मिल सकता है अगर आप खुदाई करेंगे तो। उसके बाद ट्रेंचेस खोदी जाती है। इनके साइजेस अलग अलग होते हैं, 3x5, 3x7, 5x7, ऐसे अलग अलग रेशियोज के ट्रेंचेस होते हैं और ये ट्रेंचेस को फिर बाद में डिग किया जाता है और उसके अंदर से होपफुली कुछ चीजें निकलती हैं। यहाँ पे 67 ट्रेंचेस को डिग किया गया है पिछले कुछ सालों में और जो मेरे पीछे दिख रहा है ये
ये आखिरी ट्रेंच था जो लास्ट ईयर ही डिग किया गया था। अभी यहाँ पे सिर्फ खेत जैसा है, तो आप गैस भी नहीं कर सकते यहाँ पे कभी किसी ज़माने में ट्रेंच रही होगी और यहाँ पे कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकली होंगी। बेसिकली आँखों को जो दिखता है वैसा हमेशा होता नहीं है, आपको थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, एनालिटिकल थिंकिंग लगानी पड़ती है, एविडेंसेस को बहुत कोरिलेट करना पड़ता है, बहुत सारे जो आपके डॉट्स होते हैं, मिसिंग डॉट्स, उनको कनेक्ट करना पड़ता है और फिर जाके आपकी कहानी बनती है। एंड दैट इज़ वाई दिस स्टोरी इज सो इंटरेस्टिंग। अभी यहाँ पे जो मटेरियल कल्चर की जो बहुत अमेजिंग वेल्थ निकली है, हम उसको जाके देखते हैं, क्योंकि जो लास्ट ट्रेंच था खुदाई का, उसका सामान अभी भी यहीं पर है। वी कैन एक्चुअली सी व्हाट दे फाउंड। तो ऐसे बहुत सारे पॉटरी के भी आपको श्रेड्स यहाँ पे मिलते हैं। ये सभी के सभी सबसे लोअर मोस्ट जो लेयर थी उससे निकाले गए हैं, तो मतलब काफ़ी पुराने हैं, इनफैक्ट द ओल्डेस्ट दैट वी फाइंड हियर। सो यहाँ बीड्स का कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। बहुत अलग अलग साइजेस की बीड्स हैं, कुछ सिर्फ 2 mm जितनी है, उसके अंदर भी होल है, कुछ थोड़े बड़े साइज़ की हैं, कुछ एकदम इरेगुलर शेप्स की हैं, कुछ एकदम परफेक्टली सर्कुलर शेप में हैं, अलग अलग मटेरियल्स में, ग्लास में, स्टोन में, प्रेशियस स्टोन में। एंड आई थिंक समहाउ जो बीड्स हैं ये एकदम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है इस साइट की, क्योंकि यहाँ इतनी सारी मात्रा में मिली हैं और पहली बार इस साइट की डिस्कवरी भी बीड्स की वजह से ही हुई थी। तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि बीड्स और इस साइट का काफ़ी खास संबंध रहा है हमेशा से। तो क्या पट्टनम ही प्राचीन मुजिरिस पोर्ट है? जहां तक एक्सकेवेटेड एविडेंसेस का सवाल है, ऐसा ही लगता है। ये लोकेशन लिटरेचर के डिस्क्रिप्शन से भी मेल खाती है। आपको थोड़ी इमेजिनेशन जरूर चाहिए पट्टनम को मुजिरिस की तरह देखने के लिए, पर शायद आज ये कहना गलत नहीं होगा कि लॉस्ट सिटी ऑफ मुजिरिस अब लॉस्ट सिटी नहीं है। आज हम मुजिरिस को फिर से ढूंढ चुके हैं। इतनी सारी एक्सप्लोरेशंस करने के बाद और मॉनसून की गर्मी में थक कर जब मैं अपने एयरबीएनबी दोबारा पहुंचा, तो मेरे लिए कुछ स्पेशल प्लान था, एक आयुर्वेदिक थेरेपी सेशन। ये कहना गलत नहीं होगा कि केरला के पास ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। आज मेरी प्रॉब्लम है बहुत सारी थकान, क्योंकि देखो यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर तो करीब 32-33 डिग्रीज ही है, पर ह्यूमिडिटी बहुत हाई है, इसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा फील होती है और मैं यहाँ पे घूम घूम के काफ़ी थक गया हूँ। सो मेरा प्लान नेक्स्ट है कि मैं यहाँ पे थोड़ा ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक थेरेपी ट्राई करूँगा और रिजुविनेट करूँगा। हाय, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं मिला आयुर्वेदिक कंसल्टेंट डॉक्टर लक्ष्मी से और उन्होंने मुझे रिकमेंड किया 3 स्टेप ट्रीटमेंट प्लान: हैंड ऑयल मसाज, पोटली थेरेपी और स्टीम थेरेपी। मुझे उम्मीद है आपको आज की ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट में भी ज़रूर बताएं। अगर आपने कुछ नया सीखा तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और मेरी ट्रैवल जर्नी को फॉलो करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगली वीडियो में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। अभी के लिए अलविदा।